वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एमडीकेट सीरीज के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। तो जब भी हम मुख्तलिफ वेक्टर्स और उनके डायरेक्शन को सम अप करते हैं तो उनसे हमें एक सिंगल वेक्टर और एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर एक्चुअली हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की उलट है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम एक ही वेक्टर से मुख्तलिफ वेक्टर्स मुख्तलिफ कंपोनेंट्स वो निकालते हैं, जबकि एडिशन ऑफ वेक्टर में हम डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करते हैं और उनसे हम एक सिंगल वेक्टर वो हम निकालते हैं। तो पहले हम इसकी सिंपल केसेस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर में सिंपल केसेस कौन से हैं, और फिर हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स एडिशन की तरफ, जिसको हम डायरेक्टली हिट टू टेबल की मदद से नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से। अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारा जो कंडीशन है नंबर फर्स्ट, जो बिल्कुल इजी है हमारे पास एडिशन ऑपरेटर में। तो जब भी आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाए बिटवीन टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 3 न्यूटन, या मैं 4 न्यूटन लेता हूं, ठीक है। ये एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। अब इसी के पैरेलल में एक और वेक्टर लगाता हूं जिसकी वैल्यू है 3 न्यूटन। तो अब अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए जिसमें दो वेक्टर जो है ना वो एक दूसरे के पैरेलल हो, या यहाँ पर जहां पर एंगल 0 डिग्री हो, तो वहां पर हम इनको सिंपल स्केलर की तरह इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों फोर्सेस से, तो वो होगा R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, और वो होगा R इज इक्वल टू रिजल्टेंट में बात कर रहा हूँ 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन। ये वो केस है जहां पर हमारे पास एंगल 0 डिग्री और दोनों वेक्टर मतलब कि वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो वहां पर हम सिंपल एडिशन करेंगे। और ये बात नोट कर ले कि जब भी आपके पास एंगल 0 डिग्री आएगा तो उस केस में आपके पास रिजल्टेंट वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। ये आपका हो गया मैक्सिमम रिजल्टेंट। जब भी आपके पास एंगल 0, आप ज़हन में नोट कर ले, जब भी एंगल 0 होगा आपके पास मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, मैक्सिमम, ठीक है। सेकंड जो केस है वो है कि हमारे पास जब एंगल वो हो जाए 180 डिग्री के बराबर। 180 डिग्री का मतलब है कि जब आपके पास दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ जाए या एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, तो उस केस में हम फिर सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं कि ये हमारे पास हो गया एक ये 4 न्यूटन, ये एक वेक्टर हो गया, और सेकंड वेक्टर एक इसके बिल्कुल अपोजिट आ जाए 3 न्यूटन। तो इस केस में आपके पास एंगल 180 डिग्री है। तो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, तो वहां पर आप सिंपली सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सिंपल और सिंपल माइनस कर लेंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। R इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो R आपका हो जाएगा 1 न्यूटन। ये वाला जो केस आ गया, ये वाला, तो ये आपका होगा मिनिमम, लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट रिजल्टेंट, तो ये आपके होगा मिनिमम। तो जब भी वेक्टर आपके पास अपोजिट आ जाए तो वो आपके सब्ट्रैक्शन में जो आपको वैल्यू देगा, रिजल्टेंट देगा, वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये दो केसेस तो हमने डिस्कस कर ली, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल केसेस है। अब जो हम थर्ड केस को डिस्कस करेंगे, थर्ड केस जब आपके पास एंगल आ जाए 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे। तो जब भी आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आएंगे, लेट सपोज अगर मैं बात कर लूं कि ये आपके पास 4 न्यूटन, ये आपका एक वेक्टर, और सेकंड आपका इस तरह आ जाए, इस तरह 3 न्यूटन, तो इस केस में आप इसको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पर हम जो रिजल्टेंट मालूम करेंगे, तो ये वाला आपका रिजल्टेंट होगा हिट टू टेल रूल की मदद से
कि हम पहला वेक्टर लेंगे और सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हिट से कनेक्ट कर लेंगे, और लास्ट स्टेप जो होगा रिजल्टेंट के लिए वो हम फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हिट से मिला लेंगे इस तरह। ये तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। तो इस केस में जब भी आपके पास थीटा 90 डिग्री मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ जाए तो इस केस में आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस केस में हम फिर जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? वो कहते हैं कि आप जब भी हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप हाइपोटेन्यूज को मालूम करना चाहते हैं तो आप बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर ले, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट होगा तो वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह होती है, आर इज इक्वल टू, जो कि ये हाइपोटेन्यूज है, तो आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इसको एग्जैक्टली लिखे तो होगा हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आपके पास r इज इक्वल टू 4 16 प्लस 3 9 अंडर द रूट, इससे आ जाएगा 25 और 25 को रूट से निकाल के आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ये आपका अब एक और रिजल्ट आ गया जब आपके पास एंगल 90 डिग्री बन जाए। ये तो आपका 3 केसेस हो गए। 0 डिग्री में सिंपल एडिशन, 180 डिग्री में जस्ट सिंपल सब्ट्रैक्शन, और अगर एंगल 90 डिग्री आ जाए तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगुलर लॉ, या हम सिंपली कहेंगे कि वहां पर हमारे पास होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर एंगल इनमें से कोई भी ना आए, ना 0 ना 180 और ना 90, तो उस केस में हम क्या करें? लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एंगल आ जाए 60 डिग्री, 120 डिग्री, या व्हाटएवर, अगर एंगल कोई और आ जाए तो उस केस में ये तीनों हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना सिंपल एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना पाइथागोरस थ्योरम। वहां पर हमारे पास एक और लॉ होगा, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ फार्मूला शेयर करता हूं कि इस केस में अगर हमारे पास अगर ये F1 है, अगर ये F2 है, और रिजल्टेंट हमारे पास अगर F है, तो यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास होगा F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर द रूट। ये आपका फार्मूला होगा किस केस में? जब आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ जाए। अब अगर हम नंबर 4th स्टेप जो हम करेंगे, अगर हमारे पास थीटा वो बराबर ना हो 0 डिग्री की, 180 डिग्री की या 90 डिग्री की, मतलब इन तीनों के बराबर ना हो, कोई और हो, तो फिर हम वहां पर हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज अगर मैं सिंपली ड्रॉ कर लूं, अगर ये वाला सिचुएशन आ जाए कि ये आपके पास है 4 न्यूटन और ये वाला आपके पास हो गया 3 न्यूटन, ठीक है। तो इस केस में हम फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर आपका ये वाला सिचुएशन आ जाए तो इस केस में हम फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए कि आपके पास F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडर द रूट। इस केस में हम फिर ये फार्मूला हम फिर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेंशन हो कि ये एंगल है, एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, एंगल हम हमेशा जो है ना वो एक्स एक्सिस से काउंट करते हैं। तो अगर आपसे कहे कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 60 डिग्री आ जाए, यहाँ पर आपके पास अगर एंगल 60 डिग्री है, तो इस केस में आपके पास रिजल्टेंट क्या है? आपसे कहते हैं कि आपके पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन 3 न्यूटन, और वो जो है ना 60 डिग्री के एंगल से वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, कनेक्टेड है, तो आप उनकी रिजल्टेंट को मालूम करें। तो इस केस में हम रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आते इस फार्मूले के तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा या F जो रिजल्टेंट होगा ये वाला, ये अगर हम इस केस में ये इसको मालूम करेंगे, इस F को रिजल्टेंट को, तो F इज इक्वल टू F1 की जगह अगेन 4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 और cos 60 डिग्री और अंडर द रूट। F इज इक्वल टू, ये अगेन इससे 4 4 16 3 3 दा 9 तो 25 आ जाएगा, प्लस 2 4 दा 8 8 3 दा 24 24 आ जाएगा, और cos 60 बराबर है 1/2 के, तो यहाँ पर मैं लगा लूंगा 1/2। ठीक है, फिर ऊपर इसके ऊपर अंडर द रूट, तो F इज इक्वल टू 25 अपनी जगह पर यहाँ से आ जाएगा प्लस 12 अंडर द रूट 12 प्लस किस आ जाएगा 37 37 अंडर द रूट। और अगर हम इसको निकाले तो इससे राउंड अबाउट आ जाएगा 6.1 समथिंग, तो F इज इक्वल टू कुछ 6.1 रफली आ जाएगा आपका रिजल्टेंट। तो ये 4 कंडीशन मैंने आपके साथ सॉल्व कर दी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। एक ही 2 वेक्टर्स है, सेम वेक्टर्स है, एक ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन और लास्ट कंडीशन, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर जो है ना वो असल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात नहीं है, बल्कि वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लस वो वेक्टर लॉज को ओबे करेंगे। मतलब जब भी आप 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे रिजल्टेंट आपको एक आंसर नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी एंगल थीटा पर, और यही है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो इस केस में अगर एंगल 0 है तो आपके पास ये रिजल्टेंट, तो हर ये 4 केसेस में आपके पास वेक्टर्स ने डिफरेंट जो है ना वो आपको रिजल्टेंट दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो बात है, इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बता दिया कि इस केस में आपका रिजल्टेंट है 7 न्यूटन। आप गौर से ये नोट करते जाए। इस केस में आपके पास है 1 न्यूटन, इस केस में आपके पास है 5 न्यूटन, और यहाँ पर आपके पास है 6.1 न्यूटन। तो हमने यहाँ से कंक्लूड किया हुआ कि हमारे पास जो वेक्टर्स ऑफ एडिशन है वो हमें एक रेंज देती है, उसकी एक लोवेस्ट वैल्यू है और एक हाईएस्ट वैल्यू है। बाकी जो है ना लोवेस्ट और हाईएस्ट के दरमियान मुख्तलिफ वैल्यू वो आपको दे सकते हैं। तो हमारे पास जो रेंज है इस केस में अगर हम बात करें और रेंज, तो रेंज हमारे पास, हम रेंज को किस तरह लेंगे, हमारे पास हमें किस तरह पता चलेगा कि वेक्टर जो है ना वो हमें कौन सा आंसर देती है। इसी कैलकुलेशन की बुनियाद पर यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट मैंने मेंशन किया हुआ है। ये 3 इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैं बाद में फिर भूल जाता हूँ उसके वर्डिंग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट को आप गौर से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 6 न्यूटन, बी इज इक्वल टू 2 न्यूटन। आपके पास 2 वेक्टर्स है, ठीक है, 6 न्यूटन और 2 न्यूटन। इसको हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा, तो वो आपसे पूछते हैं कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट ये 2 वेक्टर्स आपको नहीं देगा। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास, क्योंकि वेक्टर तो सीरीज देता है एडिशन में, अब आप कहेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है ना वो इसकी कैटेगरी में नहीं आता, कि ये इसके रिजल्ट नहीं है। तो रेंज से आप अब यह अंदाजा लगाएंगे, रेंज का मतलब है कि आपको 2 वेक्टर्स को सिंपल ऐड करें। फॉर एग्जांपल ये अगर 2 वेक्टर्स है तो F1 प्लस F2 ये, ठीक है, और फिर इन दोनों वेक्टर्स को सिंपली माइनस करें, F1 माइनस F2। तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड ये आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल जब मैंने सिंपली ऐड किया, इस केस में मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो वो हो 7 न्यूटन आपका आंसर आ गया। और फिर जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास इस केस में आ गया 1 न्यूटन। तो यहां से आपका अगर एमसीक्यूज आ जाए कि आपके पास 2 वेक्टर्स है 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, तो आप जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर आप देखिए आपके पास जो आंसर है वो 1 से लेके 7 न्यूटन है। मतलब आपका ये वाला आंसर 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से कम नहीं हो सकता और 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये आपका हो गया रेंज, ये इस केस में। अब यहां पर आ जाए एमसीक्यूज की तरफ, तो यहां पर आपके पास 2 वेक्टर्स है 6 न्यूटन और 2 न्यूटन। तो पहले आप इन दोनों को ऐड करें। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ठीक है, यहां पर आपको फिर इसको मैं खैर इरेज भी कर लूंगा। तो पहले उन 2 वेक्टर्स को ऐड कर ले, तो आपके पास a प्लस बी,
तो a प्लस बी 6 प्लस 2, तो वो आपके पास 6 प्लस 2, तो वहां से आ जाएगा आपके पास 8 न्यूटन। फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें a माइनस बी, तो वहां से 6 माइनस 2, तो आपके पास आ जाएगा 4 न्यूटन, जब मैंने वहां पर माइनस किया। अब आपके पास जो रेंज है वो है 4 से लेके 8 तक। तो आपके पास जो है ना इस केस में आपके पास 4, ये भी हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे जो है ना आपके पास पॉसिबल आंसर है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास देखें ये 2, देखिए 2, तो 2 इस रेंज से कम है, 2 इस रेंज से कम है, और वहां पर आपके पास ये देखिए डी नंबर 10, तो 10 रेंज से ज्यादा है, तो मतलब ये दो जो ऑप्शन है ये हमारे पास आंसर नहीं आ सकते, ये आपके पास रिजल्टेंट हो नहीं होता। यहाँ पर मैंने 2 लिखे, खैर बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 1 होना चाहिए था ऑप्शन, लेकिन मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। तो आप इस तरह कर लेंगे कि हम यहाँ से आपके पास रेंज आएगा लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट तक, तो इनके दरमियान ये बोथ वैल्यू ये इंक्लूडेड है, तो इससे नीचे और इससे ऊपर आपके पास 2 वेक्टर है ना, वो आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। तो इस केस में आपके पास 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन रेंज से जो है ना 4 से 2 कम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, और 8 से ऊपर अगर हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पहले एमसीक्यू नंबर 1 का ये कैलकुलेशन है, और ये इसका आंसर है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूं, the magnitude of resultant of two equal forces is 2 under the root time the force, the angle between them। आपके पास कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि आपके पास 2 इक्वल फोर्सेस है। कंडीशन के मुताबिक आपके पास अगर 2 इक्वल फोर्सेस है, मतलब ये कि आपके पास F1 फोर्स वो F2 के बराबर है, 2 फोर्सेस है। ठीक है, और इस जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट आपके पास जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट में आपके पास आता है 2 अंडर द रूट है, ये आपके पास रिजल्टेंट है। अब आपसे पूछिए कि इन दोनों के दरमियान, इन दो वेक्टर्स के दरमियान आपके पास एंगल वो क्या है, एंगल हम अब मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन, अब एंगल मेंशन नहीं है, एंगल को हमने मालूम करना है। अगर वहां पर 90 दे दे तो फिर तो हम सिंपल इस फार्मूले को यूज करते, लेकिन चूंकि एंगल अननोन है तो हम डायरेक्टली जाएंगे इस फार्मूले की तरफ। ठीक है, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह करेंगे, हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो है रिजल्टेंट, तो हमारे पास F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और इसके ऊपर अंडर द रूट। अब आप इस फार्मूले में, ये यहां से मैंने उठा लिया, अब इस फार्मूले में आप पुट इन कर ले, कंडीशंस को पुट कर ले कि आपके पास F1 F2 ये बराबर है। ठीक है, तो मैं सपोज करता हूं कि हमारे पास F1 F2 बराबर, इसको मैं F से, ये F के बराबर है। अब यहाँ पर पुट इन कर ले, और जो ये आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट आपके पास बराबर है 2 अंडर द रूट F, तो यहाँ पर आप पुट कर ले 2 अंडर द रूट F, एक ये पुट कर लिया। F1 की जगह हम F पुट कर लेंगे तो F स्क्वायर, F2 की जगह अगेन हम F पुट कर लेंगे तो F स्क्वायर प्लस 2, फिर F, और फिर अगेन F, और cos थीटा अंडर द रूट। अब यहां पर देखिए 2 अंडर द रूट F इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो 2F स्क्वायर, और प्लस अगेन F तो F स्क्वायर, तो फिर 2F स्क्वायर, और ये cos थीटा अपनी जगह पर ऊपर अंडर द रूट। अब यहां पर ये भी F स्क्वायर है, ये भी S स्क्वायर, तो F स्क्वायर मैं कॉमन करके अंडर रूट से बाहर इसको निकाल लूंगा, तो 2 अंडर द रूट F इज इक्वल टू आ जाएगा, F बाहर आ जाएगा, अंदर जो है ना वो रह जाएगा 2 प्लस 2 इंटू cos थीटा अंडर द रूट। ये F के साथ कैंसिल आउट। ठीक है, फिर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहां पर जो है ना सिर्फ 2 रह जाएगा, वहां पर जब मैं अंडर रूट लूंगा तो वहां पर भी 2 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, फिर ये 2 के साथ कैंसिल आउट। अब जो है ना ये खत्म हो गई, 2 माइनस, तो यहाँ पर 0 रह गया, क्योंकि 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 तो 0, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ठीक है, और 2 को यहाँ पर शिफ्ट करके तो 0, तो मतलब आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 0,
और फिर मैं थीटा इस तरह करके कास को वहां पर इनवर्स, तो कास इनवर्स 0 और कास इनवर्स 0 आपके पास बराबर है 90 डिग्री की। तो इससे आपके पास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपका जो आंसर है वो है 90 डिग्री। अब देखिए ये मैंने आपके सामने एक सैंपल क्वेश्चन रखा हुआ है। सैंपल का मतलब कि आपको यही एमसीक्यूज होगा लेकिन आपको वो वैल्यू चेंज करेंगे। अब यहां पर अगर आपको डायरेक्टली दे दे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज, यहां से अंडर द रूट हटाए और आपसे कहें कि 2f के बराबर है, 2f की, और दोनों फोर्सेस बराबर है, तो जब भी आपके पास दो फोर्सेस बराबर हो जाएंगे और वो आपको रिजल्टेंट डबल देगा, 2f देगा, तो मतलब कि वहां पर आपके पास एंगल 0 डिग्री है। वो आपको ये बात भी पहले कंडीशन है, तो वहां पर आप सिंपल एडिशन करेंगे। या अगर आप इसी फार्मूले के तहत आ जाएंगे तो यहां पर आप सिंपल लिखेंगे 2f, तो फिर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आपके पास एंगल 0 डिग्री आ जाएगा।